Dear students, welcome to साथ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कामयाबी हमारे साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एमडी कैट केमिस्ट्री का टॉपिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। हमारे आज के टॉपिक्स होंगे नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स, प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स को पढ़ते हैं। फर्टिलाइजर्स के फंक्शंस हैं और उसकी डेफिनेशन है। Fertilizers are the substances which are added to soil to increase fertility of soil, to make up deficiency of nutrients, to increase quality and quantity of crops. इसका मतलब ये हुआ कि फर्टिलाइजर्स के तीन फंक्शंस यहाँ पर कोट किए गए हैं। एक तो फर्टिलाइजर फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज करते हैं, डेफिशिएंसी न्यूट्रिएंट्स की पूरी करते हैं, डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स को वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, पोटाशियम है, टू इंक्रीज द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स। जब ये डेफिशिएंसी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, तो क्रॉप्स की क्वालिटी भी बेहतर होगी और उस पर यील्ड भी ज़्यादा होगी। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, total fertilizer industries in Pakistan are 14. These 14 industries produce 5630100 metric tons यूरिया पर ईयर। यूरिया पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यूरिया नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है और ये 14 इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में यूरिया प्रोड्यूस कर रही हैं। न्यूट्रिएंट्स की टाइप्स दो हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। Micronutrients are needed in very small amount for normal growth of plant, 6 to 200 ग्राम पर एकड़। सिर्फ 6 से 200 ग्राम पर एकड़ ये रिक्वायर्ड होते हैं। इनको ट्रेस न्यूट्रिएंट्स या ट्रेस एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। लार्जर क्वांटिटीज आर हार्मफुल फॉर क्रॉप्स। इनकी एग्जांपल हैं बोरॉन, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, जिंक, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। Contrary to this, macronutrients are needed in large amounts for normal growth of plants, 5 to 200 kg पर एकड़, जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। These are macronutrients. So there are two types of nutrients, micronutrients and macronutrients. इनके नाम याद करने हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स 5 to 200 kg पर एकड़ रिक्वायर्ड होते हैं। Essential qualities of good fertilizer. A good fertilizer should be water soluble, ताकि वो वाटर में डिजोल्व होकर सॉइल पे इजीली अप्लाई हो सके। डज नॉट चेंज पीएच ऑफ सॉइल, सॉइल की पीएच चेंज ना हो, क्योंकि अगर सॉइल की पीएच एसिडिक हो जाएगी तो भी उसमें प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करना मुश्किल हो जाएगा। डज नॉट हार्म प्लांट्स। न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फर्टिलाइजर शुड बी रेडिली अवेलेबल टू प्लांट्स। फर्टिलाइजर में न्यूट्रिएंट्स इस तरह से मौजूद होने चाहिए कि प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब कर सकें। चीप हो यानी सस्ता हो। स्टेबल सो दैट इट इज अवेलेबल फॉर लॉन्गर टाइम फॉर प्लांट्स एंड प्लांट्स कैन इजीली एसिमिलेट इट। Fertilizers make soil acidic except sodium nitrate, potassium nitrate and calcium nitrate. सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट, ये तीन हैं जो सॉइल को एसिडिक नहीं करते। बाकी मोस्टली फर्टिलाइजर जो है वो सॉइल को एसिडिक कर देते हैं, यानी उसकी पीएच को डिक्रीज कर देते हैं। तो एसिडिक सॉइल को ट्रीट करने के लिए उसमें लाइम ऐड किया जा सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये ओ छोटा है, इसका स्मॉल पड़ गया, कैल्शियम ऑक्साइड, ओ कैपिटल इसमें होना चाहिए। एक एमसीक्यू देखते हैं। रेंज ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड पर एकड़ फॉर प्लांट ग्रोथ इज 5 to 200 kg, 200 to 300 kg, 300 to 400 kg and 400 to 500 kg। इसका आंसर है 5 to 200 kg। फंक्शंस ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, क्योंकि हम फोकस करेंगे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स पर। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड नाइट्रोजन टू प्लांट्स रिक्वायर्ड फॉर अर्ली ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड लीव। नाइट्रोजन इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स, imparts green color to plant and enhance the quality and yield of crops.
सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा अर्ली ग्रोथ में स्टेम और लीव्स, जब स्टेम बन रही होती है और लीव्स बन रहे होते हैं, उसके लिए ये ज़रूरी होता है। ये प्रोटीन्स का पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूएंट है, और ग्रीन कलर उसको इम्पार्ट करता है और एनहांस दी क्वालिटी एंड यील्ड ऑफ क्रॉप्स। अमोनिया is a nitrogenous fertilizer. Ammonia contains 82% nitrogen. It is liquid fertilizer. It is injected 6 inch deep into the soil. क्योंकि अमोनिया गैसियस है तो ये डायरेक्टली सॉइल पे अप्लाई नहीं होता, बल्कि ये सॉइल के नीचे अप्लाई होता है, सॉइल के नीचे इंजेक्ट किया जाता है ताकि वहाँ से ये प्लांट्स में इजीली इसको ये अमोनियम में चेंज हो जाए और प्लांट्स इजीली इसको यूज़ कर सकें। अमोनिया इज कमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय हैबर प्रोसेस। अमोनिया में 82% नाइट्रोजन होता है। यूरिया इज द लार्जेस्ट यूज्ड fertilizer in Pakistan. It contains 46.46% nitrogen. It is most concentrated solid nitrogen fertilizer. It is most popular and most widely used fertilizer in Pakistan. उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि अमोनिया में 82% नाइट्रोजन है और यूरिया में 46.46। यूरिया में कम है नाइट्रोजन, लेकिन फिर भी ये इसलिए यूज़ होता है कि एक तो ये सॉलिड स्टेट में अवेलेबल है, इसकी ट्रांसपोर्ट ईजी है। दूसरा, ये इजीली सॉल्यूबल है और इजीली एप्लीकेबल है, सॉइल पे इसको अप्लाई करना इजी है। अमोनिया के लिए आपको स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए। दूसरा ये है कि अमोनिया क्योंकि गैस है तो वो इतनी उसमें नाइट्रोजन 82% उसके मालिक्यूल में तो है, लेकिन वो प्लांट को सारी की सारी नहीं एसिमिलेट होती। लेकिन यूरिया की जो नाइट्रोजन है वो प्लांट अच्छी तरह से एसिमिलेट करता है। यूरिया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्राइज ऑफ 6 स्टेप्स। पहला स्टेप है प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाती है मीथेन को हीट करके, या तो मीथेन और या फिर कार्बन और वाटर के रिएक्शन से। मीथेन के रिएक्शन से कार्बन और हाइड्रोजन गैस बनती है, और कार्बन और वाटर के रिएक्शन से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो पहला जो स्टेप है यूरिया मैन्युफैक्चरिंग में वो है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। इनके मोल्स भी स्टूडेंट्स आप याद करें, एक एक चीज़ इस रिएक्शन में याद करें कि मीथेन के एक मोल से कार्बन का एक मोल बनेगा, हाइड्रोजन के 2 बनेंगे, कार्बन के एक मोल से हाइड्रोजन का एक मोल बनेगा, वाटर के या स्टीम, यहाँ पे गैस लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है, तो स्टीम के एक मोल से हाइड्रोजन का एक मोल बनेगा। एक एक आपने इस स्टेप की जो है डिटेल याद करनी है। सेकंड स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया जो है ये हैबर प्रोसेस से प्रिपेयर की जाती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन से। आयरन इसमें कैटालिस्ट है, तो 3 मोल हाइड्रोजन के हों और 1 मोल नाइट्रोजन का हो तो उससे अमोनिया के 2 मोल बन जाते हैं। थर्ड स्टेप है प्रोडक्शन ऑफ अमोनियम कार्बामेट। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इसमें अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन से अमोनियम कार्बामेट बनता है। तो कार्बामेट का फार्मूला NH2, फिर बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन कार्बन, फिर बॉन्ड OH और कार्बन का डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ। तो कार्बामिक एसिड जो है ये अमोनिया के साथ मजीद रिएक्शन करके अमोनियम कार्बामेट बना देता है। अब अमोनियम कार्बामेट और यूरिया में फ़र्क सिर्फ ये इस ग्रुप का है, ONH4। वहाँ पर NH2 है यूरिया में, ये ONH4 है। तो पहले स्टेप में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बामिक एसिड से फिर अमोनिया के साथ रिएक्शन करके अमोनियम कार्बामेट। फोर्थ स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ यूरिया। अमोनियम कार्बामेट को हीट किया जाए तो ये डिकम्पोज होके यूरिया बना देता है। डिहाइड्रेशन होती है, डिकम्पोज तो नहीं कहना चाहिए, डिहाइड्रेशन होती है, इसमें से वाटर एलिमिनेट हो जाता है और बाकी यहाँ पे NH2 ग्रुप रह जाता है। तो ये इस तरह से अमोनियम कार्बामेट हीट करने पर यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह 4 स्टेप्स में केमिकल रिएक्शंस में ये यूरिया बन जाता है। पहले हाइड्रोजन गैस, और फिर उस हाइड्रोजन और एयर से नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन एयर में बहुत ज़्यादा है और वहाँ से इजीली ऑब्टेन भी की जा सकती है। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के रिएक्शन से अमोनिया, फिर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन से अमोनियम कार्बामेट, और फिर अमोनियम कार्बामेट को हीट करने से यूरिया। आगे इसके
दो अभी स्टेप्स और रहते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया, केमिकली यूरिया बन तो गया लेकिन उसको वहाँ से कंसंट्रेट करना है, क्योंकि यूरिया और वाटर दो चीज़ें बनी है ना। यूरिया इज evaporated with steam to get 99.7% यूरिया मेल्टेड फॉर्म में होता है ये यूरिया, और 99.7% प्योर होता है, इसमें से वाटर इवेपोरेट हो जाता है। प्रिलिंग ऑफ यूरिया, प्रिल्स आर टाइनी पार्टिकल्स विच आर फ्री फ्रॉम डस्ट, इजी टू स्प्रेड एंड इजी टू हैंडल। छोटे छोटे दाने आप कह सकते हैं, टीनी पैलेट्स। तो ये प्रिल्स जो हैं ये यूरिया की बना दी जाती है, जिनको पैक करने के बाद फिर स्टोर हाउस में भेज दिया जाता है। ये फ्लो शीट है। कार्बन डाइऑक्साइड कंप्रेस की जाती है, ये एयर से ली जाती है, अमोनिया बनाई जाती है, फिर कार्बामेट कंडेंसेशन होती है, उसके बाद डिकम्पोजिशन और फिर यूरिया बन जाता है। फिर टू स्टेज इवेपोरेशन है, प्रिलिंग है, प्रिल्ड यूरिया बनती है, उससे फिर बल्क स्टोरेज और बैगिंग होती है। फ्लो शीट भी आपके क्वेश्चन में आ सकती है, इसमें से किसी उसको ब्लैंक करके, जैसे डिकम्पोजिशन लिखा हुआ है उसको मिटा के, तो आपको चार ऑप्शन दे दी जाए, ऑक्सीडेशन, डिकम्पोजिशन, रिडक्शन, इस तरह से करके। तो ये फ्लो शीट्स भी आप याद किया कीजिए, खासतौर से एमडी कैट के पेपर में फ्लो शीट्स की और स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं एमडी कैट में। अमोनियम नाइट्रेट कंटेन्स 33 to 33.5% नाइट्रोजन, यूरिया से थोड़ी कम है। अमोनिया में 82% थी और यूरिया में 46.46 थी। अमोनियम नाइट्रेट में 33 to 33.5% है, और ये अमोनिया और नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन से बनाई जाती है। उससे नाइट्रेट बनता है, अमोनियम नाइट्रेट से फिर ये अमोनियम नाइट्रेट जो है ये एज ए फर्टिलाइजर यूज होता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक डियर स्टूडेंट्स, ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है जो एयर में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनकी सरफेस उसमें डिसॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से वो स्लिपरी स्लिपरी से देखने में लगते हैं। जैसे आपने अक्सर सोडियम हाइड्रोक्साइड को लैब में यूज़ किया होगा, तो वो स्लिपरी स्लिपरी सा और वेट सा महसूस होता है। उसकी वजह यह है कि उसके सरफेस के जो फार्मूला यूनिट्स हैं वो एयर से मॉइस्चर लेके उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। तो अमोनियम नाइट्रेट भी इसी तरह का एक हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड है, सॉइल को एसिडिक भी कर देता है, इसलिए इसके साथ लाइम ऐड करना पड़ेगा। दूसरा, ये पैडी राइस फील्ड में यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि पैडी राइस फील्ड में, पैडी राइस फील्ड कहते हैं जहाँ पर ये चावल की काश्त हुई होती है, क्योंकि उसमें पानी खड़ा रहता है और उसमें पानी वो फ्लडिड होता है, वाटर फ्लडिड होता है। वाटर फ्लडिड होने की वजह से उसमें माइक्रोबियल बैक्टीरिया जो हैं वो अमोनियम नाइट्रेट को डिकम्पोज कर देते हैं नाइट्रोजन गैस में, और वो फिर प्लांट्स उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए पैडी राइस फील्ड में अमोनियम नाइट्रेट यूज़ नहीं हो सकता। नेक्स्ट है फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स। फास्फेट provides phosphorus to plants, accelerates seed and fruit formation, increases resistance to plants and stimulates early growth. फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स में शामिल हैं सुपर फास्फेट, कैल्शियम, CaH2PO4 ट्वाइस, और ट्रिपल फास्फेट NH4 ट्वाइस HPO4। ये ट्रिपल फास्फेट की वजह से मैंने इसमें इंक्लूड किया है कि उसमें भी नाइट्रोजन होती है ना, तो ये भी नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। तो फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स के फंक्शंस, फास्फोरस प्रोवाइड करता है और सीड और फ्रूट की फार्मेशन में यूज करता है, अर्ली ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, और दो इसके फर्टिलाइजर्स हैं। डाई अमोनियम फास्फेट NH4 टू HPO4। डाई अमोनियम फास्फेट को अमोनिया और फास्फोरिक एसिड के रिएक्शन से बनाया जाता है। ये एसिड बेस रिएक्शन है, 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड, pH 5.2 0.8 to 6। So it is an exothermic process and moisture is evaporated by heat produced during reaction। तो ये इसका केमिकल रिएक्शन है जिससे डायमोनियम फास्फेट को बनाया जाता है। इट कंटेन्स 16% नाइट्रोजन एंड 48% P2O5। इट प्रोवाइड्स 75% न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। पोटाशियम फर्टिलाइजर्स के फंक्शंस हैं, प्रोवाइड पोटाशियम टू प्लांट, रिक्वायर्स फॉर formation of starch, sugar, fibrous materials, increases resistance to disease, elongates roots, helps in the ripening of fruits, seeds and cereals। सीरियल्स कहते हैं ये जो दालें वगैरह होती हैं,
उनको सीरियल्स कहा जाता है, स्पेशली यूजफुल फॉर कॉफी, पोटैटो, कॉर्न एंड टोबैको क्रॉप्स। पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट KNO3 जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है। इट प्रोड्यूस्ड बाय डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ सोडियम नाइट्रेट एंड पोटाशियम क्लोराइड। सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम क्लोराइड के रिएक्शन से ये डबल डीकम्पोजिशन इसको कहते हैं, उससे ये पोटाशियम नाइट्रेट बनता है, साथ में NaCl भी बनता है। It is separated from sodium chloride by fractional crystallization, in which less soluble salt NaCl is crystallized out first. फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन है कि आप एक मखसूस टेम्परेचर पे, लोअर टेम्परेचर पर इसको क्रिस्टलाइज करते हैं, तो लोअर डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट कंपाउंड्स जो हैं वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। तो NaCl पहले क्रिस्टलाइज हो जाएगा, KNO3 सोल्यूशन में होगा, उसको बाद में क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। इसके पेल येलो क्रिस्टल्स होते हैं पोटेशियम नाइट्रेट के, और उनमें 13% नाइट्रोजन और 44% पोटाशियम होता है। एक MCQ देखते हैं। Formation of urea from ammonium carbamate involves condensation, dehydration, rearrangement, disproportionation। ये इन्वॉल्व करता है डिहाइड्रेशन, क्योंकि उसमें ONH4 है ना, उसमें से H2O निकल जाता है, बाकी NH2 ग्रुप रह जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सल्फर डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। सल्फर डाइऑक्साइड के नेचुरल सोर्सेज जो हैं वो हैं वोल्केनो एक्टिविटी, 67% वहाँ से जो एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड है उसका 67% वोल्केनो से आता है। वोल्केनोज आतिशफशां को कहते हैं। by oxidation of sulfur containing gases like hydrogen sulfides produced by organic matter decomposition। जो organic matter plants वगैरह, dead animals वगैरह, उनकी डिकम्पोजिशन से जो हाइड्रोजन सल्फाइड बनती है, तो उसकी ऑक्सीडेशन से भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये दो इसके नेचुरल सोर्सेज हैं, H2S + 3O2, और इससे वाटर और SO2 बन जाएगा। ह्यूमन एक्टिविटीज के सोर्सेज सल्फर डाइऑक्साइड के लिए हैं कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, जिसमें कोल है, कोल में 1 to 9% सल्फर होती है, क्रूड ऑयल है, इसके अलावा फॉसिल फ्यूल हैं पावर प्लांट्स में जो बर्न किए जाते हैं, कोल, क्रूड ऑयल, फॉसिल फ्यूल और पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जो बर्न किए जाते हैं, ये इसके मेजर सोर्सेज हैं। जैसे सल्फर प्लस ऑक्सीजन, इससे भी सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, इससे सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, इससे सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। सल्फर डाइऑक्साइड भी पॉल्यूशन का बाइस है। सल्फर डाइऑक्साइड के ह्यूमन पर क्या हेल्थ हैं? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हैव पंजेंट अडोर एंड काज सफोकेशन। पंजेंट अडोर होती है जो जरा थोड़ी चुभने वाली खुशबू हो, आर्डर कह सकते हैं आप इसको, आर्डर, पंजेंट आर्डर होती है जो जरा चुभने वाली खुशबू हो, और इससे दम घुटता है, काजी सफोकेशन, सांस लेने में मुश्किल होती है। सल्फेट एरोसोल्स आर फाउंड बाय वेरियस रिएक्शंस ऑफ SOX। ये SOX इसलिए लिखते हैं कि SO2 भी पॉल्यूटेंट है, SO3 भी पॉल्यूटेंट है, तो SOX दोनों को रिप्रेजेंट कर देता है। तो द एरोसोल्स काज सीवियर रेस्पिरेटरी ट्रबल पार्टिकुलरली अमंग ओल्डर पीपल। एरोसोल्स बन जाते हैं, यानी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं एयर में, जिनके अंदर SO2 ट्रैप्ड होती है, और उसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर रिएक्ट विद वाटर एंड रिजल्ट इन एसिड रेन। SO2 और एसिड रेन का क्या लिंक है? एसिड रेन जनरली हैज pH बिटवीन 4.2 to 4.4, यानी इसकी नॉर्मल रेन से इसकी pH थोड़ी कम होती है। सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये वाटर के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं, और ये एसिडिटी का बाइस बनते हैं। इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं एसिड रेन के, वो हैं स्टोन कैंसर, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कोरोड होना शुरू हो जाता है, बिल्डिंग्स को डैमेज करती है ये एसिड रेन। बिल्डिंग्स के बाहर जो मार्बल लगा होता है उसको डैमेज करती है, इसको स्टोन कैंसर कहते हैं। इसी तरह ये जो है लीचिंग ऑफ मेटल का बाइस बनती है। जो अवेलेबल मेटल्स हैं सॉइल में वो गहराई में चले जाते हैं, और फिशेस के गिल्स को क्लॉग करती है। और इसके अलावा ये जो है एसिड रेन, ये जो मेटल्स हैं वो फिर एल्यूमिनियम है जैसे, फिशेस के गिल्स को क्लॉग कर देती हैं, और इसी तरह वेजिटेशन को एसिड रेन डैमेज करती है, फ्रूट्स को डैमेज करती है। तो एसिड रेन के ये 3
हार्मफुल इफेक्ट्स आ गए। एक एमसीक्यू देखते हैं, फॉलोइंग इज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन गैस इन एटमॉस्फेयर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वॉल्केनो, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन। वॉल्केनो 67% इसका आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।